संविधान और संविधानवाद। सुनने में ये दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं और हम अक्सर इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल भी कर लेते हैं। लेकिन क्या ये वाकई एक ही चीज है? आज हमारे पास रजनी गोयल की किताब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया के कुछ हिस्से हैं और हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि संविधानवाद असल में है क्या और ये सिर्फ एक मोटी सी कानून की किताब से बढ़कर कैसे है। हम देखेंगे कि भारत ने इस पर कैसे काम किया है, इसकी ताकत क्या है और आज चुनौतियां क्या है। और ये बहुत बहुत जरूरी फर्क है, क्योंकि देखिए, हर देश के पास एक संविधान हो सकता है, एक कानून की किताब हो सकती है, लेकिन हर देश में संविधानवाद हो ये जरूरी नहीं है। ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक सोच है, एक भरोसा है कि जो लोग हम पर शासन कर रहे हैं वो भी कानून के दायरे में हैं। ये समझने की कोशिश है कि सत्ता पर लगाम लगाना क्यों जरूरी है। तो चलिए इसी से शुरू करते। सबसे बुनियादी सवाल, संविधान और संविधानवाद में आखिर फर्क क्या है? एक को कहा गया है साधन और दूसरे को लक्ष्य। इस सुनने में थोड़ा किताबी लगता है, इसे आसान भाषा में कैसे समझें? बिल्कुल, इसे ऐसे देखिए, संविधान वो गाड़ी है जिसे आपने खरीदा है। उसमें इंजन है, पहिए हैं, स्टीयरिंग व्हील है, ये एक साधन है। लेकिन संविधानवाद वो सफर है जिस पर आप जाना चाहते हैं। एक ऐसा सफर जहां सड़क के नियम सब पर लागू होते हैं, कोई अपनी मर्जी से गाड़ी नहीं चला सकता और मंजिल सबकी सुरक्षा है। ये आपका लक्ष्य है। अच्छा। किताब में एक कमाल का उदाहरण दिया गया है। ब्रिटेन को देखिए, उनके पास हमारी तरह एक लिखित संविधान नहीं है, कोई एक किताब नहीं है। रुकिए, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब बिना संविधान की किताब के भी संविधानवाद हो सकता है? बिल्कुल। वहां की परंपराएं, वहां की संस्थाएं इतनी मजबूत हैं कि सरकार अपनी हद में रहती है। वहां संविधानवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। तो इसका उल्टा भी सच होगा कि किसी देश के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान हो, लेकिन संविधानवाद जीरो हो। हाँ, और इसका सबसे डरावना उदाहरण है हिटलर का जर्मनी। उनके पास एक संविधान था जिसे वाइमर संविधान कहते थे। कागज पर सब कुछ था, लेकिन असल में सरकार की ताकत पर कोई सीमा, कोई रोक टोक नहीं थी। हिटलर जो चाहता था वो करता था। मतलब गाड़ी तो थी, लेकिन उसे चलाने वाला किसी नियम को नहीं मानता था। एग्जैक्टली। इससे ये साफ होता है कि ये सिर्फ कागज पर लिखे शब्दों का खेल नहीं, बल्कि शासन करने की नीयत और भावना का सवाल है। तो फिर इसकी जरूरत ही क्यों है? अगर देश चलाना ही मकसद है तो इतनी सीमाओं और रोक टोक की क्या जरूरत है? क्योंकि सत्ता का स्वभाव ही फैलने का होता है। ये एक सुरक्षा कवच की तरह है। सोचिए, सरकार के पास कितनी ताकत होती है, पुलिस, सेना, कानून बनाने की शक्ति। अगर इस ताकत पर कोई अंकुश ना हो तो ये जनता की सेवक बने रहने के बजाय मालिक बनने लगती है। संविधानवाद इसी ताकत पर लगाम लगाता है। ये शासकों को याद दिलाता है कि वो अपनी सीमाओं में रहें। मतलब सब कुछ सीमाओं पर टिका है। और यहीं पर ये और दिलचस्प हो जाता है। किताब में W.G. एंड्रूज का जिक्र है, जो कहते हैं कि सरकार पर दो तरह की सीमाएं लगाई जाती हैं। हाँ, और ये दो सीमाएं ही संविधानवाद की नींव हैं। पहली है निषिद्ध शक्तियां। इसका सीधा मतलब है कुछ काम ऐसे हैं जो सरकार कर ही नहीं सकती, चाहे उसके पास कितना भी बहुमत क्यों ना हो। जैसे वो ये कानून नहीं बना सकती कि अब से लोग अपनी मर्जी से धर्म नहीं चुन सकते। ये पूरी तरह से मना है। ठीक है। और दूसरी सीमा? दूसरी है निर्धारित प्रक्रियाएं। इसका मतलब है कि सरकार जो काम कर सकती है उसे भी एक तय तरीके से ही करना होगा। वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती। अच्छा, जैसे अगर सरकार को किसी की जमीन लेनी है तो उसे एक पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। बिल्कुल, नोटिस देना होगा, मुआवजा देना होगा। वो रातों रात आकर किसी की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकती। इन दोनों सीमाओं के पीछे एक ही सोच है, सीमित सरकार ही सबसे अच्छी सरकार है। मतलब शासन कानून का होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का नहीं। लेकिन ये सब काम करे, इसके लिए समाज में भी तो कुछ बातों पर एक आम राय होनी चाहिए, है ना? अगर लोग ही सिस्टम पर भरोसा ना करें तो ये सीमाएं तो सिर्फ कागज पर रह जाएंगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एंड्रूज कहते हैं कि ये पूरा ढांचा 4 तरह की सहमतियों पर टिका है। अगर ये टूट जाए तो सिस्टम ढह सकता है। पहली, सरकार की बनावट पर मोटी मोटी सहमति। दूसरी, इस बात पर भरोसा कि यहाँ कानून का राज है, मनमानी नहीं चलती। तीसरी, देश के बड़े लक्ष्यों को लेकर एक समझ कि हम सब मिलकर जाना कहाँ चाहते हैं। और चौथी, जो शायद सबसे मुश्किल है, आपसी मतभेदों को सुलझाने की क्षमता। अगर समाज बड़े मुद्दों पर इस तरह बढ़ जाए कि कोई हल ही ना निकले तो फिर सरकारें काम नहीं कर पाती। तो ये तो हुआ ब्लूप्रिंट और उसकी नींव। अब आते हैं असल इमारत पर।
इन सारे सिद्धांतों का भारत के लिए क्या मतलब है? किताब का दावा है कि भारत में संविधानवाद सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है। चलिए देखते हैं कि हमारी इमारत के वो कौन से खंभे हैं जो इसे मजबूती देते हैं। हाँ, और इन खंभों को हम 3 हिस्सों में बांट कर देख सकते हैं। पहला हिस्सा है नियमों की किताब, दूसरा है खिलाड़ी और तीसरा है रेफरी। ये तो बढ़िया तरीका है इसे समझने का। तो नियमों की किताब से शुरू करते हैं। हमारी नियमों की किताब है हमारा लिखित संविधान। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा विस्तार से लिखे गए संविधानों में से एक है। इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन इसकी खासियत इसका आकार नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी खासियत इसका स्वभाव है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज है। यानी ये समय के साथ बदलता है, नए संशोधनों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से खुद को बेहतर बनाता रहता है। ये वो आधार है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। ठीक है, अब आते हैं खिलाड़ियों पर, यानी वो लोग और वो व्यवस्था जो इस खेल को खेलते हैं। यहाँ 2 मुख्य खिलाड़ी हैं। पहला है हमारा संसदीय लोकतंत्र का मॉडल। हमने अमेरिका की तरह राष्ट्रपति वाला सिस्टम नहीं, बल्कि ब्रिटेन का संसदीय मॉडल चुना। इसका मतलब हुआ कि सरकार चलाने वाले यानी प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल सीधे तौर पर लोकसभा के प्रति जवाबदेह हैं। हाँ, अगर वो सही काम नहीं करते तो चुने हुए प्रतिनिधि उनसे सवाल कर सकते हैं, उन्हें हटा भी सकते हैं। और दूसरा खिलाड़ी? दूसरा और शायद सबसे ताकतवर खिलाड़ी है भारत का आम नागरिक, जिसे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और यहाँ किताब एक बहुत गहरी बात कहती है, सिर्फ अधिकारों को कागज पर लिख देना काफी नहीं होता। सही बात है। 1791 में फ्रांस ने भी बहुत शानदार अधिकारों का घोषणा पत्र लिखा था, लेकिन उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। नियत सच्ची होनी चाहिए। भारत के संविधान के भाग 3 में हमें समानता, स्वतंत्रता और धर्म की आजादी जैसे कई अधिकार मिले हैं। लेकिन इन अधिकारों को असली ताकत कहाँ से मिलती है, अगर सरकार ही इन्हें न माने तो? यहीं पर एक सुपर पावर जैसा अधिकार आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मतलब है कि अगर सरकार आपके किसी भी मौलिक अधिकार को छीनने की कोशिश करती है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो यही अधिकार बाकी सारे अधिकारों को एक हकीकत बनाता है। बिल्कुल, सिर्फ एक कागजी वादा नहीं रहने देता। तो ये हुए नियम और खिलाड़ी। लेकिन खेल सही से हो इसके लिए रेफरी भी तो चाहिए। हमारे सिस्टम में रेफरी कौन है? जहां हमारे पास 3 बड़े रेफरी हैं। पहला है शक्तियों का पृथक्करण। इसे एक 3 पैरों वाले स्टूल की तरह समझिए। एक पैर है विधायिका, मतलब संसद, जिसका काम है नियम बनाना। ये तीनों एक दूसरे पर नजर रखते हैं। हाँ, ताकि कोई एक बहुत ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। और दूसरा रेफरी। भारत जैसे विविधता भरे देश के लिए ये बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल, दूसरा रेफरी है हमारा संघीय ढांचा। भारत में इतनी भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां हैं कि इसे किसी एक जगह से नहीं चलाया जा सकता। इसलिए शक्तियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बांटा गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हाँ, केंद्र सरकार देश की सुरक्षा या रेलवे जैसे बड़े मुद्दे देखती है। राज्य सरकारें पुलिस या खेती जैसी स्थानीय जरूरतें पूरी करती हैं। और कुछ मुद्दे जैसे शिक्षा, उन पर दोनों मिलकर फैसले लेते हैं। ये बंटवारा सुनिश्चित करता है कि दिल्ली में बैठी सरकार हर चीज पर कब्जा न कर ले। सही कहा। और तीसरा और सबसे बड़ा रेफरी हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे सिस्टम का संरक्षक है। उसका काम सिर्फ मुकदमों का फैसला करना नहीं, बल्कि ये देखना भी है कि संसद या सरकार कोई ऐसा कानून न बना दे जो संविधान की आत्मा के खिलाफ हो। अपनी न्यायिक समीक्षा की ताकत से। हाँ, जुडिशियल रिव्यू की ताकत से वो ऐसे कानूनों को रद्द कर सकती है। और यहीं पर बुनियादी ढांचे का सिद्धांत आता है। हाँ, ये बुनियादी ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर बार बार सुनने को मिलता है। इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत क्रांतिकारी है। देखिए, संविधान में संशोधन हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इसकी आत्मा को नहीं बदल सकते। अच्छा। सोचिए, अगर कल कोई सरकार भारी बहुमत से जीत कर आए और संविधान में संशोधन करके कह दे कि अब से चुनाव हर 20 साल में होंगे। तकनीकी रूप से वो ये कर सकती है, लेकिन बुनियादी ढांचे का सिद्धांत एक फायरवॉल की तरह है जो कहता है नहीं, कि आप घर की नींव को नहीं तोड़ सकते। बिल्कुल, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, कानून का राज, ये इस घर की नींव है। आप दीवारों पर नया पेंट कर सकते हैं, लेकिन नींव नहीं तोड़ सकते। ये संविधान का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। तो अगर हम पीछे हटकर देखें तो किताब जो तस्वीर पेश कर रही है वो एक बहुत ही मजबूत, सोच समझकर बनाए गए सिस्टम की है। इसमें सेफ्टी वॉल्व हैं, चेक बैलेंस हैं। सुनने में ये लगभग फूल प्रूफ लगता है।
और यही बात किताब के अगले हिस्से को और भी ज्यादा चौंकाने वाला बनाती है। इतनी शानदार इमारत खड़ी करने के बाद लेखक कार्ल जे फ्रेडरिक का एक परेशान करने वाला सवाल सामने रखता है। क्या ये संविधानवाद का पूरा विचार ही धीरे धीरे मर रहा है? हाँ, और ये सिर्फ भारत की नहीं एक वैश्विक चिंता है। लेकिन इससे पहले कि हम दरारों की बात करें, किताब कुछ उम्मीद की किरणें भी दिखाती है। कुछ ऐसी बातें जो बताती हैं कि इस इमारत की नींव अभी भी मजबूत है। जैसे हमारा निष्पक्ष चुनाव आयोग, जो काफी हद तक अपनी आज़ादी बनाए हुए है। चुनावों में लोगों की भारी भागीदारी, जो दिखाती है कि उनका इस सिस्टम में भरोसा है। और सबसे अहम, मतदाताओं की समझदारी। ये एक उम्मीद भरा नजरिया है। लेकिन क्या किताब ये भी नहीं मानती कि पहचान की राजनीति, जाति और धर्म आज भी प्रदर्शन पर कई बार भारी पड़ जाते हैं? बिल्कुल, ये एक जटिल तस्वीर है। किताब कहती है कि मतदाता अब सिर्फ नारों पर नहीं, बल्कि शासन के प्रदर्शन पर वोट देने लगे हैं। ये लोकतंत्र के मैच्योर होने का संकेत है। लेकिन साथ ही वो उन चुनौतियों को भी नजरअंदाज नहीं करती जो आप बता रही हैं। ये एक रस्साकशी है जो लगातार चल रही है। ठीक है, तो अब उन दरारों की बात करते हैं। वो कौन से क्षेत्र हैं जहां सुधार की सबसे ज्यादा जरूरत है? किताब इस बारे में बहुत साफ है और कई बड़ी समस्याओं की पहचान करती है। पहली और सबसे बड़ी दरार है राजनीति का अपराधीकरण। जब कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ने वाले हों, तो कानून के राज का विचार ही मजाक बनकर रह जाता है। इसके लिए तो सख्त सुधारों की जरूरत है। बिल्कुल। दूसरी दरार है संसदीय आचरण। हमारी संसद, जो लोकतंत्र का मंदिर है, वहां अक्सर नीतियों पर गहरी बहस के बजाय राजनीतिक शोर शराबे में वक्त बर्बाद हो जाता है। और न्यायपालिका, जिसे हमने सबसे बड़ा रेफरी और संविधान का रक्षक कहा था, उसकी क्या हालत है? देखिए, न्यायपालिका ने जनहित याचिकाओं के जरिए संविधान की रक्षा में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो खुद मुकदमों के पहाड़ के नीचे दबी हुई हैं, लाखों के सालों से लटके हुए हैं। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि एक आम इंसान के लिए इंसाफ पाने में पूरी जिंदगी निकल सकती है। हाँ, जैसा कि कहा जाता है, देर से मिला न्याय, न्याय ना मिलने के बराबर है। ये चीज सिस्टम में आम आदमी के भरोसे को खा जाती है। इनके अलावा किताब में कुछ और बड़ी व्यवस्थागत समस्याओं का भी जिक्र है। सुरक्षा की चुनौती, नक्सलवाद, आतंकवाद और अलग-अलग समुदायों के बीच नफरत, इन मुद्दों ने देश को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये सीधे तौर पर देश की स्थिरता और कानून के शासन को चुनौती देते हैं। हाँ, और दूसरी समस्या जिससे शायद हर नागरिक रोज जूझता है, वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को किताब गंभीर बताती है। ये सिर्फ पैसे की चोरी से कहीं ज्यादा है ना? बिल्कुल, ये सिर्फ सरकारी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये सरकार की साख और उसकी वैधता को दीमक की तरह चाट जाता है। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक बिंदु उठाया गया है। जब नागरिक अपनी सरकार को भ्रष्ट और नाकारा मानने लगते हैं, तो वो उसकी वैधता पर ही सवाल उठाने लगते हैं। वो सहयोग करना बंद कर देते हैं। हाँ, टैक्स देने से कतराते हैं, नियमों को तोड़ना अपनी शान समझते हैं। और जब ऐसा होता है, तो किसी भी देश को चलाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो हमने ब्लूप्रिंट से शुरुआत की, भारत की बनाई इमारत को देखा और अब उसमें आई दरारें भी देख ली हैं। हमारे पास एक मजबूत संवैधानिक ढांचा है, लेकिन साथ ही गंभीर चुनौतियां भी हैं। तो इसका समाधान क्या है? क्या ये मरम्मत का काम सिर्फ सरकार का है? किताब का अंतिम बिंदु इसी समाधान के बारे में है। और दिलचस्प बात यह है कि समाधान सरकार के अंदर से नहीं, बाहर से आता है। समाधान हम नागरिकों में है। अच्छा, किताब साफ कहती है कि नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में सिर्फ मूक दर्शक नहीं, बल्कि सक्रिय हितधारक बनना होगा। जब तक समाज में नैतिकता और आपसी विश्वास की बहाली नहीं होगी, तब तक संविधानवाद को मजबूत नहीं किया जा सकता। मतलब ये सिर्फ एक सरकारी प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और यहीं पर हमारे लिए सोचने वाली एक बात छिपी है। किताब कहती है कि जब नागरिक सरकार को नकारात्मक नज़र से देखते हैं, तो वो उसकी वैधता पर सवाल उठाते हैं। इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज के सूचना और 24 घंटे की आलोचना के दौर में, जहां सरकार के हर कदम की तुरंत चीर-फाड़ होती है, कोई भी समाज शासकों और शासितों के बीच उस भरोसे को कैसे बचा कर रख सकता है? वो भरोसा जो किसी भी कानून की किताब से ज्यादा संविधानवाद की असली नींव है।